इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 भारत का भौगोलिक स्वरूप भाग 2, जिसमें हम पढ़ेंगे यहाँ से हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत देखने में जितना अच्छा दिखता है ना, उतना खतरनाक भी है। जैसे कि देखो, अभी सुंदर दिख रहा है, अगर यहाँ पर एक भी 50 किलो बर्फ यहाँ से हटा दो, समझ लो कि वहां पर दिक्कत हो जाएगी। पूरा बर्फ का सैलाब उखड़ जाएगा वहां से, जिसके वजह से जान बचाना क्या, बचना मुश्किल हो जाएगा। वहां पे रात में वहां पर निकलना मना होता है। और जैसे वहां के लोग, स्थानीय लोग जो होते हैं, उन लोगों को तो एकदम मजे मजे है। उन लोगों को कोई टेंशन नहीं है। वो लोग बिना कपड़े के भी रह सकते हैं वहां पे, क्योंकि उन लोगों का शरीर उसमें ढल गया है। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूरब तक स्थित क्षेत्र के आधार पर भी विभाजित किया गया है। अब इसको एक स्थानीय जगह के अनुसार भी इसको अलग अलग श्रेणी में बांट दिया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। जिधर जिधर नदी गया है उधर उधर इसको बांट दिया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रहेगा। सतलुज और एवं सिंधु के बीच जो हिमालय आता है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन पश्चिम से पूरब तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। किधर का भाग? पश्चिम का भाग। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियां, काली नदी भी है और तीस्ता नदियां नेपाल हिमालय का एक तीस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती है। क्या करती है? सीमांकन करती है, मिलता है उससे। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए, और हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम जो है उसको आप पता कीजिए। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए वो बांग्लादेश होते हुए बंगाल के खाड़ी में गिर जाता है। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनती है किसके? हिमालय के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी है। दिहांग महाखंड, जिसको बोलते हैं गर्ज के बाद, हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के, ये देखो कितना सुंदर, ये है मिजो पहाड़ियां, जो मिजोरम में आता है। देखने में ऐसा लगता है कि जन्नत है भैया। तो पूर्वी सीमा यहाँ पर देखो, भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है। अरुणाचल प्रदेश में यह फैल जाती है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जानते हैं, जिसको पूर्वांचल पर्वत भी बोल सकते हैं। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तथा मजबूत बलुआ पत्थर होता है। तो मजबूत बलुआ पत्थरों जो औषधि शैल है, उसकी जरूरत भी बहुत जगह हो जाती है, शैलों से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, मिजोरम में नागा मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां शामिल है। क्या है? ये जो पूर्वांचल में पटकाई है, नागा है, फिर से मिजो तथा मणिपुर में पहाड़ियां, ये सब शामिल है इसमें। ये सब हिमालय के ही भाग हैं, लेकिन उसको बांट दिया गया है क्योंकि जगह के अनुसार से उसको बांटना पड़ता है। अब है उत्तरी मैदान। अब उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों से बना है, जिसको मैदानी एरिया बोलते हैं। यह मैदान जलोढ़, चिकनी मिट्टी सुने हो, चिकनी मिट्टी, कैटी मिट्टी, उसके बाद से काली मिट्टी, यह सब आपको तटीय क्षेत्र में मिलेगा। और एक जमीन से निकलता है चिकटी मिट्टी, वो सबसे तगड़ा मिट्टी होता है।
तो जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े विसीन द्रोण, विसीन जिसको बोलते हैं द्रोण, में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। यहाँ पर दिया जा रहा है लाखों साल पहले हिमालय और जलोढ़ मिट्टी का मतलब वहां पर निक्षेप मतलब वहां पर उत्पन्न हुआ, जिसके वजह से उपजाऊ जमीन पैदा हो गया। अगर हिमालय नहीं रहता तो हम लोग का जो हिंदुस्तान है, भारत है, ये एकदम रेगिस्तान का रेगिस्तान ही रहता, अलग चेंज नहीं होता। उधर ठंडा है तो इधर नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि उसी तरह प्रकृति का बनावट है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। किसका? हिमालय का। हिमालय का नहीं, मैदान का, जो स्थानीय मैदान आता है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से ये देखो उत्तरी मैदान, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जहां लोगों का निवास है। ये माजालो क्षेत्र का लोग हैं, ये चित्र उत्तरी मैदान का है और ये आप जानते हैं, इसके बारे में आपको मालूम करना है। यहाँ पर कितना दे रहा है? 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। क्या चीज? फिर से देखो यहाँ पर क्या चीज मतलब चौड़ा है? ये है जलोढ़ स्थान, जो तटीय मैदान में आता है, ठीक है। तो इतना दूर में फैला हुआ है। कितना दूर में? 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। लगभग 2400 किलोमीटर लंबा, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या वाला ये क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरणों, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। और ये जो जगह है उत्तरी मैदान, ये सबसे ज्यादा उत्पादक क्षेत्र में आता है भारत के। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, और नदी जब निचले एरिया में आती है तो उसकी ढाल कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। जिसके वजह से नदीय द्वीपों, नदीय मतलब क्या? एक गांव है, दो तरफ से नदी निकल गया काटकर, तो वो क्या हो जाएगा? नदीय द्वीप। नदियों के बीच में आने वाला टापू का निर्माण हो जाता है। मैं जैसे एग्जांपल में बता दूं, मैं जहां मेरा घर है छपरा में, ठीक है, तो छपरा में कुछ जगह है, हम लोग का जो टाउन है वहां पर एक नदी है। वो तो डिवाइड मतलब वो कट कराई है, बट कराई है, और मेन नदी तो हमारे छपरा से करीबन आरा में पड़ता है, तो वहां से 20 किलोमीटर के आगे है वो नदी। तो वो कितना, वो जो बीच का जगह हो गया वो टापू हो गया, नदी द्वीप हो गया। मेरे गांव में एक गांव है, मेरे गांव के साइड में एक गांव है, जिसमें होता क्या है कि एक ही नदी, जिसको घगरा नदी बोलते हैं हम लोग, तो एक जगह को छोड़कर उस गांव के दोनों साइड से निकल गई है। और पानी आता है तो ऊंचा वाला जगह वैसा ही रहता है, लेकिन साइड से पानी चला जाता है। लेकिन हमेशा जब बाढ़ आता है तो उस मिट्टी को काटते रहता है, धसाते रहता है, जिसके वजह से उसका जमीन भी कम हो रहा है टापू का। तो धीरे धीरे सब जलमग्न हो जाएगा, खत्म, कहानी खत्म। मेरा गांव खुद ही 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। कितने तरफ से? 3 तरफ से। अब समझो कैसे। हमारे पूरब दिशा में होता है एक छोटा नहर है, और पूरब से चल जाओ पश्चिम में चल जाओ तो घगरा नदी है, ठीक है। अब हम चलते हैं उत्तर में, तो उत्तर में चले जाएंगे तो एक बहुत बड़ा नहर बनाया गया है कृषि प्रधान के लिए, मतलब कृषि के कामों के लिए। और दक्षिण वाला जो भाग है वहां से आप करीबन 10 किलोमीटर अंदर जाओगे ना, 10 से 20 किलोमीटर, तो फिर नदी है। समझ लो कि चारों तरफ से नदियों से ढका हुआ ही है।
ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती है। गाद क्या, एक प्रेशर और रुकावट की वजह से वो बहुत सारा अलग अलग भाग में बट जाती है। जैसे में एक पहाड़ आ गया, पर्वत आ गया, चाहे मिट्टी बड़ियार हो गई, तो नदी क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी, नहीं कटेगा तो दूसरे तरफ रास्ता बना के निकल जाएगी। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। ये जो धाराएं हैं उनको वितरिकाएं कहा जाता है, मतलब जहां इनको रास्ता मिल जाए वहां से निकल जाते हैं। अब नीचे देखो, क्या आप जानते हैं दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब, दो, ठीक है, तथा आब का अर्थात पानी, दो रास्ता और पानी। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पन मतलब पांच, पन का मतलब होता है पांच और आब का मतलब होता है पानी। पंजाब में 5 नदी है। कितना? 5 नदियों के नाम से ही पंजाब का नाम पंजाब रखा गया है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भागों को पंजाब का मैदान कहा जाता है, ठीक है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है और सिंधु नदी सबसे बेसी पाकिस्तान में ही है। पहले हिंदुस्तान में ही था लेकिन बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में चला गया, तो सबसे बड़ा भाग सिंधु नदी का पाकिस्तान में आता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती है। कहां से निकलती है? सहायक नदियां झेलमिया, चिनाब्य, राबी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। पानियों के धाराओं का चेंज हो जाना, बदल जाना इन मैदानी क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। जैसे मैं हमारे गांव में जो अभी टापू वाला बात बताए हैं, नदी को 2 तरफ से बांट दिया गया है। अब बीच वाले भाग को बहुत दिक्कत होता है। समझ लो कभी बाढ़ आ गया तो बीच वाला पूरा टापू डूब जाता है। अब तो इस साल 2019-20 में जो बाढ़ आया था, समझ लो उन सारे घर के लोग निकल कर गाय भैंस बकरा बकरी सब लेकर नाहर के बांध पे थे। और जिंदगी ऐसी, कोरोना वायरस का वो पीरियड था और उसमें जो हमारे विधायक लोग हैं, हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं, वो वहां पर मास्क और सैनिटाइजर बांटने गए थे। कहां पे? बाढ़ पीड़ितों के बीच में। अच्छा भैया बताओ, जहां पर खाने के लिए अनाज नहीं है, पानी हाथ धोने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, वहां पर आप सैनिटाइजर और मास्क लेके जाओगे तो आप पिटाने का काम कर रहे हो ना। तो एक दिन विधायक और मुखिया को जमकर पीटा लोग, एकदम इतना पीटा कि उनका सैनिटाइजर हो गया, पूरे सैनिटाइज हो गए थे खून से। उसके बाद से सरकार क्या की, हर मतलब आधे किलोमीटर पे एक कल हलवा दिया गया, एक कल लगवा दिया गया, बाथरूम बनवा दिए गए बाथरूम करने के लिए, और टाटी पलानी से घेर दिया गया था। और लोगों को खाने के लिए खाना बनाया जाता था और उसे गाड़ी से पहुंचाया जाता था हर जगह पे। जहां पर भी लोग खाने के लिए उपलब्ध हैं, लोग जहां उपलब्ध थे वहां पर खाना पहुंचाया जाता था बनवाकर। भले खिचड़ी ही मिले लेकिन मिलता जरूर था, चावल दाल सब्जी, बाढ़ पीड़ितों के वजह से। लेकिन बहुत सारे यहाँ पर क्या बोलेंगे, सुअर हो, क्योंकि वैसे इंसान को कभी माफ नहीं करती है दुनिया जो हराम का खाता है, जो मेहनत नहीं करता है, फालतू का हराम का खाता है। जैसे में बाढ़ के समय में कुछ राजनेता जो थे हड़प गए, उसमें से कितना चावल का हड़प गया, पैसा हड़प गया। अरे भैया आप बांध ठीक से बनवा दोगे तो बाढ़ कभी आएगा? कभी नहीं आएगा। लेकिन बाढ़ आना भी एक तरह से सही ही है, जमीन उपजाऊ हो जाता है, जमीन ठीक हो जाता है, नदियों का जो भाग खराब हुआ रहता है वो भी ठीक हो जाता है, जो कचरा हम भर भर कर रखते हैं वो सब कचरा चल जाता है नदी के रास्ते से। तो एक तरह से ये भी सही है लेकिन उतना भी सही नहीं है।
लाखों लोगों की जनहानि होती है, लाखों पशु मारे जाते हैं, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, कितनों का घर डूब जाता है। तो ये कुछ खामियां भी हैं। अभी दिल्ली में बाढ़ आया हुआ है। दिल्ली में यमुना नदी है, यमुना नदी के किनारे ही दिल्ली शहर बसा है। अच्छा बताओ, 40 से 35 साल में यमुना नदी में कितना कचरा डाला था दिल्ली वाले लोग ने? दिल्ली वाला लोग कमती कचरा डाला था उसमें। इसीलिए नदी ने क्या किया, तुम्हारा कचरा तुम्ही को वापिस। जब लोग अति कर देते हैं तो कुदरत भी बोलती है, चल बेटा कोई बात नहीं, हम तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हें डुबाइए देंगे। चलिए नीचे देखते हैं। गंगा के मैदान का विस्तार घघरा तथा तीस्ता नदियों के बीच है। घघरा, ये घग्घर है लेकिन घघरा बोला जाता है। तो घग्घर तथा तीस्ता नदियों के बीच है कौन? गंगा नदी। इसीलिए जो भी हम लोग तरफ गंगा नदी है उसको बोलते हैं वो घघरा है, घघरा नदी है, क्योंकि वो भाग है किसका? गंगा नदी का। ये उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। किसका? ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है, ब्रह्मपुत्र एरिया, ब्रह्मपुत्र नदी का, वो विशेषकर असम में है, बंगाल में है, अरुणाचल प्रदेश में है, बांग्लादेश में है, और वैसे ही गिरते गिरते आपको बंगाल के खाड़ी में गिर जाता है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः उसके ऊंचाइयों में बना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। ऊंचाइयों क्या मतलब? ऊंचा हो गया, वहां से जो पहाड़ पे से पानी गिरता है झरना जैसा। किस तरह? झरना जैसा। उसका तो एकदम स्थल, ये जो विविधता है ना उसका, मनोरम है। एक तरह से देखो तो भौगोलिक क्षेत्र उसका एकदम अच्छा है। आप चले जाओ नासिक, जिस नदी के किनारे बसा है, नासिक के पीछे आप जाओगे तो पहाड़ से पानी गिरता है, फिर पहाड़ कटता है, फिर पहाड़ कटता है, फिर पहाड़ कटता है, फिर पहाड़ कटता है। मतलब एक तरह से कभी कभी वहां पर बाढ़ भी आ जाता है। और वो नदी ऐसा है, मतलब उसका एक तरफ से पहाड़ है तो फिर नीचे ढलाव है, फिर पहाड़ है, फिर ढलाव है, फिर पहाड़ है, फिर ढलाव। मिट्टी तो है ही नहीं, केवल उधर पहाड़ी पहाड़ है। लेकिन उसमें भी मिट्टी कहीं ना कहीं है, जिसके वजह से वहां पर भी खेती की जाती है। यह सही नहीं है कि इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता हो। और ये कोई जरूरी नहीं है कि यह भी जरूरी नहीं है कि हर प्रकार में हर जगह का मतलब आकार प्रकाश सब अलग अलग हो। आकृति विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियों पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। क्या करती है? गुटिका का निक्षेपण करती है, मतलब अलग अलग भागों में टूट जाता है, बट जाता है, फैल जाता है। क्योंकि 8 से 16 किलोमीटर के बीच में वो पहाड़ है ना, पठार एरिया है, तो वहां से निकलेगा, पहाड़ी एरिया से निकलेगा तो क्या होगा? जिस तरह रास्ता उस तरह जाएगा, और जिधर से नहीं मिलेगा उधर से फोड़ कर जाएगा। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। किसे? भाबर के नाम से जाना जाता है। ये देखो प्रद्वीपीय पठार, इसी को बोला जाता है प्रद्वीपीय पठार। ये पहाड़ दिख रहा है, ये पर्वतों जैसा ऊंचा नहीं है, कम ऊंचाई वाला है, पथरीली एरिया है। और पानी एक ऐसा चीज है जो किसी को काट सकता है। यहाँ तक डायमंड को भी काटने के लिए 18,000 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से पानी को एक सुई के नोक के बराबर से निकालते हैं, तो डायमंड को भी काट सकता है, पहाड़ को भी काट सकता है, टाइल्स को भी काट सकता है। मार्बल्स को काटने के लिए उसी का इस्तेमाल करते हैं। 18,000 प्रति किलोमीटर आवर से नदी मतलब पानी बहाया जाता है एक पाइप के थ्रू, एकदम पतला, जिसके वजह से सब कट जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। और जितनी भी सरिताएं धाराएं हैं, ये सब
भाभर पट्टी में सब मिल जाता है। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल जाती है। मतलब उस जो भी पट्टी है उसमें समाहित हो जाएंगे, लेकिन जब वो दक्षिण के भाग में जाओगे तो सब अलग अलग तरह से निकलना चालू कर देता है। मतलब पानी अलग अलग भागों से निकलता है। आप किसी भी पहाड़ पे जाओ, कहीं से देखोगे ना झरना गिर रहा है, मतलब पानी गिर रहा है, वाटरफॉल चल रहा है, तो आप उसका किनारा ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पहाड़ के बीच से पानी आता है। पहाड़ एक बहुत भारी चीज होता है, वो जहां होता है उसके जमीन के प्रेशर से भी पानी उसके अंदर से निकलने लगता है। जिस तरह आप पानी पियो, प्रेशर से आपका भी पानी निकलने लगता है, वैसे ही। एवं नम तथा दलदलीय क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। दलदलीय क्षेत्र को तराई कहा जाता है। यह वन प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगलों को काटा गया। किसे काटा गया? तराई एरिया को काट दिया गया, काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय पार्क था, है भी, जिसके स्थिति के बारे में आप ज्ञान ले सकते हैं, आप पा सकते हैं, उसकी नॉलेज आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना हुआ है। पुराने जलोढ़ का बना हुआ है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के उत्तर स्थित हैं। नदियों के बाढ़ वाले मैदान, जहां पर बाढ़ आ सकता है, उसके ऊपर स्थित है तथा वैदिक जैसे आकृति प्रदर्शित करते हैं। एक अलग वैदिक क्या हो जाएगा? एक मतलब एक ऐसा हो जाएगा जिसपे लोग पूजा पाठ करने लगते हैं। वैदिक उसी को बोलते हैं जिसमें पूजा पाठ करना चालू कर दे। वैदिक वो होता है जिस पर बहुत सारा जड़ी बूटी भी मिल जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत पठार है जहां पर जड़ी बूटी की कमी नहीं है आज भी। तो वैदिक जैसे आकृति प्रदर्शित करता है, एक दिव्य आकृति बनाता है। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। किसके? भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। चूनेदार कैसे? छोटे छोटे पत्थर, चमकीले पत्थर, रंग वाले पत्थर पाए जाते हैं। पहाड़ी एरिया तो है ही, और एकदम मिट्टी भी है, तो एकदम जलोढ़, मतलब चिकनी चिकनी, और उसके बाद से लस पकड़ने वाला मिट्टी है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकर कहा जाता है। चूनेदार का मतलब यहाँ पर देखो कंकर दे दिया गया है। कंकर मतलब क्या? छोटे छोटे पत्थर जिसमें आते हैं ना, उसी को कंकर बोलते हैं, तो उसको कंकर बोलते हैं स्थानीय भाषा में। आज आपको बालू देख लो, वह भी कंकर जैसा ही है ना। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। और जो बाढ़ वाले जो एरिया होते हैं उसको खादर, युवा निक्षेपों को खादर बोला जाता है। वो क्या करता है? बाढ़ जब आता है तो जमीन को फर्टिलाइज बना देता है, जमीन को उपजाऊ बना देता है, इसीलिए उसको खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण होता है, और जब जब बाढ़ आएगा तब तब जमीन का पुनः निर्माण हो जाता है। इसलिए यह उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। और ये जो जगह है, क्षेत्र है, ये उपजाऊ होते हैं और खेती के लिए तो एकदम उत्तम, एकदम बढ़िया होता है। जहाँ पर खेती करो तो एकदम क्या बात, बहुत अच्छा खेती होता है, फसल भी अच्छा होता है। फिर अगले भाग में पढ़ेंगे, भाग 3 में प्रद्वीपीय पठार। तब तक आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अन्यथा आप डिस्क्रिप्शन के नंबर पे भी आप मैसेज करके टाइम अपॉइंटमेंट नोट करा सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको कुछ पीडीएफ भी चाहिए वो भी मिल जाएगा। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओ, कुछ आपको और देखने को मिल रहा है, वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लिंक ही प्रोवाइड किया जाएगा। पीडीएफ अक्सर मिलता नहीं है जल्दी।